डिप्टी कमिश्नर ने कोई माफ़ी मांगी फिर आपको रिलीज कर दिया। और इसमें कोई हकीकत नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझसे कोई माफ़ी मांगी है। क्या एफआईआर जो काटी गई थी, जो उस पे आप पे एलिगेशंस थे या हकीकत थी, तो क्या वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से वो अपने अल्फाज वापस लिए गए हैं, ये हकीकत है? तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो इल्ज़ाम वापस लिए हैं या उन्होंने कोई माफ़ी मांगी हो। बस उन्होंने कहा जी कि आपने एक स्टेप उठाया तो उस स्टेप को उन्होंने कहा जी कि हम इसको वापस ले रहे हैं। एफआईआर उन्होंने वापस ली है मशरूत तरीके से। ये एफआईआर गलत थी या दुरुस्त थी आप पे? नहीं, एफआईआर तो गलत थी मेरे ऊपर। देखा 16 एमपीओ का जो मुझ पे लगाया गया और मैं अस्सलाम वालेकुम, केटीवी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पलंदरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सरदार फैसल खान साहब। सरदार फैसल खान साहब गुज़श्ता कुछ दिन पहले उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविज़म उनका रहता ही है, मसाइल को लेके वो बात करते ही रहते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर सदरौती के ख़िलाफ़ कोई एक पोस्ट की और उनको गिरफ़्तार कर दिया गया। तो आज हम प्रोग्राम में बात करने के लिए उस पर भी बात करेंगे और दीगर उमूर पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि डिप्टी कमिश्नर ने आपको अरेस्ट किया और बताया कि मेरे ख़िलाफ़ आप कुछ इख्तलाफ नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, तो फिर आखिर क्या हुआ? अरेस्ट तो हो गए, एफआईआर हो गई, सुना है कि डिप्टी कमिश्नर ने कोई माफ़ी मांगी फिर आपको रिलीज़ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब कि आपने वक्त निकाला और लंदन से हमारे साथ आपने रब्ता करके आपने हमारे व्यूज़ देने की कोशिश की। देखिए, सियासी कारकुनों का और सियासी जमात के जो भी लोग होते हैं, जो सोच का दफ्तर होते हैं, उनका इंतजामिया के साथ, हुकूमत के साथ अवाम के इशू और अवाम के हकूक़ के मसाइल के हवाले से बातचीत तो चलती रहती है। रही बात डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, मेरे को ज़ाती ना तो इख्तलाफात थे ना है। हमने अवाम के हकूक़ के लिए और अवाम के मसाइल के ऊपर हमने आवाज़ बुलंद की। तो उस हवाले से एक एफआईआर दर्ज की गई मेरे खिलाफ़ और जो बाद में गैर मशरूत तरीके से जो उस एफआईआर को वापस ले लिया गया। और इसमें कोई हकीकत नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझसे कोई माफ़ी मांगी है या हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से माफ़ी मांगी, या माफ़ी का कोई इसके अंदर आंसर नहीं है। ना उन्होंने माफ़ी मांगी ना मैंने माफ़ी मांगी। बस ठीक है, जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे थे तो उन्होंने कहा जी कि बस ठीक है, आप इसको वापस ले लें और एफआईआर ख़त्म हो गई। तो उसमें माफ़ी का कोई ऐसा मामला नहीं है। क्या एफआईआर जो काटी गई थी, जो उस पे आप पे एलिगेशंस थे या हकीकत थी, तो क्या वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से वो अपने अल्फाज वापस लिए गए हैं, ये हकीकत है? सर देखें, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से अल्फाज वापस लेने की बात नहीं है। बात फिर वही आती है। देखें ना, हमने कुछ इशूज़ थे, वाटर रेस्क्यू मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो था हमारा, वो यहाँ से शिफ्ट करके ज़िला पुंछ में लेके चला गया। फिर उसके बाद 176 थैला आटे का जो पलंदरी से जो बरामद हुआ, जो स्मगल हुआ था पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा आपको पता है कि पलंदरी के और ज़िला सदरौती के बेशुमार मसाइल हैं। उन मसाइल के इशूज़ के हवाले से हम बार मीटिंगों के अंदर, एहतजाज के दौरान, क्या कहते हैं, किसी भी मुजाहरे के दौरान हम उसका बरमला इज़हार भी करते रहे। और यही इज़हार मैंने अपनी फेसबुक के थ्रू भी किया था। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने वो इल्ज़ाम वापस लिए हैं या उन्होंने कोई माफ़ी मांगी हो। बस उन्होंने कहा जी कि आपने एक स्टेप उठाया तो उस स्टेप को उन्होंने कहा जी कि हम इसको वापस ले रहे हैं। एफआईआर उन्होंने वापस ली है मशरूत तरीके से। ये एफआईआर गलत थी या दुरुस्त थी आप पे? नहीं, एफआईआर तो गलत थी मेरे ऊपर। देखा 16 एमपीओ का जो मुझ पे लगाया गया और पता नहीं फिर मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो मुझसे डिस्कस किया गया कि 1993 के बाद वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं पहला शख्स हूँ जिसके अंदर 16 एमपीओ जो है ना वो लगाया गया। 16 एमपीओ अब्दुर्रहमान साहब, आपको भी पता है कि 16 एमपीओ की अगर बात करें, ये बहुत ख़तरनाक एफआईआर है। इसकी जो सज़ा है आपको पता है, ये उम्र कैद सज़ा है। गाजी शहजाद पे भी यही एफआईआर जो है, ये भी एक जो है वो एक सेक्शन उन पे लगा हुआ है, वो भी इसी पे अरेस्ट है। लाइक जब आप रियासत के लिए थ्रेट हों, जब आप दहशतगर्दी फैला रहे हों, जब आप असला रह के धमका रहे हों, जब आप किसी को कत्ल करने के लिए, ये वो बातें हैं। तो फिर आखिर ऐसे क्या हुआ? आप ये सियासी लोग कैसे प्लेइंग कर लेते हैं? क्या आपने ये बात सच नहीं है कि प्रेशर ग्रुप डेवलप किया, आपके लोग जत्था बन गए और कहा कि हम इस डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ निकलेंगे और डिप्टी कमिश्नर डर गए और आपसे मुज़ाकरात कर लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखे ना, मैं फिर आपसे अर्ज करूँगा, हम पॉलिटिकल लोग हैं। हम ना किसी के खिलाफ जत्था बनते हैं, ना किसी के खिलाफ हम कोई मुनज़्ज़म या अस्करी कोई ऐसी मेरे पास कोई ग्रुप है। एक चीज़ ज़रूर है सियासी लोगों के पास, मैं समझता हूँ,
और हम बात पीपल्स पार्टी के कारकुन और शेख जुल्फकार अली भुट्टो का जो जब उसने पीपल्स पार्टी बनाई तो उसके अंदर जो पीपल्स पार्टी के बुनियादी जो 4 अरकान में थे उसमें जो चौथा रुकन है उसमें यही कहा गया है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, कि जब अवाम ने डिप्टी कमिश्नर साहब के ऊपर या इंतजामिया के साथ या हुकूमत के साथ उन्होंने ये कहा कि जी एक सियासी कारकुन अगर वो हमारे हुकूक की और हमारे मसाइल की बात करता है तो उसके ऊपर आपने 16 MPO जैसे सेक्शन लगा के उसके ऊपर आपने FIR का लगवा के आपने उसको पाबंद सलासत कर दिया, तो मेरे ख्याल में ये अवाम का प्रेशर था, ना किसी सियासी जमात का प्रेशर था, ना किसी कोई हमारे पास अस्करी विंग है अल्लाह ना करे MQM की तरह किसी और जमात की तरह, तो ये मेरे ख्याल में अवाम का प्रेशर था जिस प्रेशर के ऊपर आके डिप्टी कमिश्नर साहब ने मेरे ख्याल में ये FIR वापस दी है। कोई डिप्टी कमिश्नर की कोई आप पे कोई जाती रंजिश थी क्या? और डिप्टी कमिश्नर तो 144 भी 144 भी नाफिज किया हुआ है एहतजाज करने पे, तो इस पे क्या मौकिफ है आप डिप्टी कमिश्नर इतने खौफजदा क्यों हैं? देखिए डिप्टी कमिश्नर साहब खौफजदा मेरे ख्याल में इसलिए हैं कि आपको भी पता है, आप चूंकि अभी रिसेंटली इंग्लैंड आप मुंतकिल हुए हैं, तो मेरे ख्याल में पिछले जो 30-35 सालों से ज़िला सुदनौती और बिलखुसूस पलंदरी के अंदर कोई ऐसी सियासी जमात का लीडर या कोई ऐसा हमारा हुक्मरान जिसको हम मुंतखब करके असम्बली के अंदर भेजते हैं, किसी की तरफ से भी ऐसी मुनज़्ज़म, ऐसी भरपूर, ऐसी जानदार आवाज़ अवाम के हकूक़ और मसाइल के हवाले से मेरे ख्याल में पलंदरी से बुलंदी की गई। जो हालिया आपको पता है पिछले जो गुज़श्ता 2-2.5 सालों में जब से मैं पलंदरी के अंदर आया हूँ, तो हमने हर फोरम के अंदर जाकर, वो चाहे आटे का मामला हो, चाहे मोबाइल कंपनियों का मामला हो, चाहे वो रोड का हो, बिजली का हो, लोड शेडिंग हो, तो हमने हर इशू के ऊपर आवाज़ बुलंद की। तो मेरे ख्याल में डिप्टी कमिश्नर साहब के ऊपर जो हमारा खौफ कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हल्के के अंदर कि जानदार आवाज़ एक बुलंद होती है इस हल्के के, तो वो एक खौफ हो सकता है। अलबत्ता मेरी और डिप्टी कमिश्नर के साथ ना कोई जाती हमारी कोई लड़ाई है, ना कोई जंग है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई जाती मामला है। आपने जो अपने सोशल मीडिया पे लिखा था, एक बात लिखी थी, डिप्टी कमिश्नर को ज़ाती तौर पर टारगेट करके लिखा था, करप्शन हो रही है, करप्ट ऑफिसर्स है, काम नहीं करते, पता नहीं है, ये जो लूट कुसूट हो रही है ये सब के जिम्मेदार ये हैं। तो क्या वो सब बातें सच थी या उन बातों को आप दोबारा ले रहे हैं वापस? जी बिल्कुल सच है। देखिए ना, मैं एक बात के ऊपर स्टैंड करता हूँ अब्दुल रहमान साहब, मैं बासियत सियासी कारकुन और बासियत अवाम का नुमाइंदा, मैं एक बात के ऊपर अभी भी स्टैंड कर रहा हूँ कि देखिए डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो ज़िले का बाप भी और ज़िले की माँ भी है। तो जब आपके घर के अंदर जब कोई मसाइल पैदा हो रहे होंगे, जब किसी चीज़ की कमी होगी, तो डेफिनेटली आप मुझे बताएं ना कि आप मोती इल्ज़ाम जाके किसको ठहराएंगे? अगर कहीं भी कोई करप्शन हो रही है, कहीं अगर कोई चीज़ मिल नहीं रही, कहीं अगर कोई चीज़ काम नहीं हो रहा, तो डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वो हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे। और अगर वो पुल का किरदार भी अदा नहीं करते तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो डेवलप जो होगा वो तो डिप्टी कमिश्नर साहब के ऊपर होगा। तो मैं आज भी अपनी बात को स्टैंड कर रहा हूं। फैसल साहब, मैं क्विकली आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने बात की थी आटे में वो जो अब 170 थैले पकड़े गए, तो इस वक्त तक वो कौन लोग थे? वो क्यों FIR हुई, पकड़े नहीं गए, ये कौन जिम्मेदार था? वो असल इशू था क्या? देखिए असल इशू यही है ना कि आपको भी पता है कि 2 साल पहले जब हम आटे के इशू के ऊपर आज़ाद पतन गए और फिर मुझ समेत मेरे बहुत सारे सियासी कारकुनान के ऊपर, हम शहरों के ऊपर तशद्दुद करके, आपको पता है जिस तरीके से हमें हॉस्पिटलाइज किया गया, वो इशू आज तक चल रहा है। इशू ये था कि वो 176 बैग 176 बैग जो है वो पलंदरी से पकड़ा गया जो पाकिस्तान स्मगल हो रहा था। तो जब वो थैले 176 थैले पकड़े गए तो उसके ऊपर हमने यही आवाज़ रेज की कि जब आपका एक डीलर अगर उसका कोटा बनता है 15 थैले, लेट्स सपोज 15 थैले उसका कोटा बनता है, तो जो फूड इंस्पेक्टर है वो अगर डीलर उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 15 के बजाय आप 20 दे दें, तो वो उसको एक थैला फालतू नहीं देता। तो हमने ये कहा कि जब आपने एक डीलर के खिलाफ, डीलर का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, कोई भी हो, डेफिनेटली वो भी गिल्टी होगा, उसको वो भी कसूरवार है। लेकिन हमने कहा कि असल जो कसूरवार है वो आपका फूड इंस्पेक्टर है, कि जिस फूड इंस्पेक्टर ने उस एक डीलर को 176 थैला बैग का एक्स्ट्रा कैसे दे दिया उसने। जब वो मिल से आटा निकलता है तो एक थैले का रिकॉर्ड होता है, जब वो DFC साहब के पास आएगा तो वो रिकॉर्ड होगा, वो फूड इंस्पेक्टर के पास किया उसका रिकॉर्ड होगा, फूड इंस्पेक्टर ने आगे डिलीवर किया 176 बैग तो डीलर को। तो उसके ऊपर मैंने आवाज हुई कैसे? डीसी साहब आप अगर ये खुर्द-बुर्द हुई कैसे? जो आपने जिक्र किया था वो क्यों, ये 176 बैग आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं? ये 177 ये बैग्स जो है ये कैसे खुर्द-बुर्द हो गई? ये क्या फूड इंस्पेक्टर क्या जो DFC है वो मुलव्विस था? मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे स्टैंड कर रहा है कि मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को जो मैंने लिखा था वो ये लिखा था डिप्टी कमिश्नर साहब, अगर ये 176 थैले अगर ये पकड़े गए हैं
तो आपने किसी सरकारी एहलकार का, वो चाहे फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे वो डीएफसी हो, चाहे वो कोई और बंदा हो, आपने उसका नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया, तो ये एफआईआर आपके ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने वही आपसे कहा कि जब आपका डिप्टी कमिश्नर है, वो जिले का बाप भी है, जिले की माँ भी है, वो जिले का जिम्मेदार है, तो जब आप उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, जब आप एक डीलर के खिलाफ, एक आम आदमी के खिलाफ जब आप एफआईआर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ दाग में काला है कि जिसकी आप पुष्टपराई कर रहे हैं या जिसकी आप पर्दापोशी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल वही था, मेरे एक दो सवाल जो बहुत मुख्तसर हाँ और ना मैं जवाब जानूंगा। क्या पलंदरी में कुछ, आप ये बात दुरुस्त नहीं है कि कुछ पलंदरी के या दिगर जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं और पटवारी हैं और महकमा माल के लोग हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्लाजे और कोठियां बना दी और बैरिया तक के कोठियां बना दी इस्लामाबाद तक? ये बात दुरुस्त है या गलत है? ये जो मेरा एलिगेशन है। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात, बिल्कुल 100% दुरुस्त है आपकी बात। और क्या महकमा माल में जो करप्शन की एक रेशो है इस वक्त भी, एक आम डॉक्यूमेंट लेना होता है तो आज भी उसके लिए आपको कई हजारों देने पड़ते हैं, ये बात दुरुस्त है या गलत? सर 100% दुरुस्त है। देखिए ना, हमने ये बात उस दिन मीटिंग में भी रेज की थी कि जो जिला सुधरोती का और तंत्र का जो महकमा माल है, उस महकमा माल के अंदर जो करप्शन है, उस करप्शन का सदेबाब या उस करप्शन को हाईलाइट करने के लिए या उस करप्शन के जो उठाने के लिए ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी तो नहीं बनती। हम तो आवाज रेज कर सकते हैं ना, इसकी जिम्मेदारी तो डेफिनेटली डिप्टी कमिश्नर साहब के ऊपर जाती है ना कि जी कैसे महकमा माल के अंदर इतनी बड़ी करप्शन हो रही है या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है। फैसल साहब, महंगाई के खिलाफ जो आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज हुआ, पहले भी आपने किए, अब भी किए, आज़ाद पतन भी गए, पलंदरी धरने भी जारी हुए, और भी मिसाइल थे, तो क्या कोई गवर्नमेंट इदारे वहाँ पे कोई इन बातों को संजीदा ले रहे हैं कि लोग बैठे हुए हैं तकलीफ में और आप ये जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट को कोई असर हो रहा है? अब्दुल रहमान साहब, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जहाँ तक मेरा अपना जो सियासी तजर्बा है, जो आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर के पिछले जो 5-6 माह से, आपको पता है कि तनवीर इलाज साहब की हुकूमत गई, पीटीआई की जो हुकूमत गई, उस हुकूमत के बाद नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए और अभी तक जो है ना वो वज़रान हल्फ उठाने के बाद उनको अभी तक उनको पोर्टफोलियोज नहीं उनको दिए गए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कल 5 तारीख को इजलास बुलाया, भाई आप नेक्स्ट मेरे ख्याल में 8 तारीख को दोबारा इजलास हो, तो उसमें शायद पोर्टफोलियो आ जाए। मेरे ख्याल में देखना इस वक्त जो मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है कि आपके पास सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर साहब है और स्पीकर है आपकी असम्बली के, अभी तक आपके पास मिनिस्टर्स नहीं है मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो डेफिनेटली जब ये पोर्टफोलियो दिए जाएंगे आपके मुतल्लिका इदारों के, जब मिनिस्टर्स आ जाएंगे तो शायद ये मसाइल कम हो जाएंगे। लेकिन जिस चीज़ की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये एक चेंज है आज़ाद कश्मीर में, पॉलिटिकल चेंज है और एक बड़ा चेंज मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में ये जो चेंज आ रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से मुख्तलिफ पार्टियाँ एक हुकूमत में शामिल हुई है और जिस तरीके से अवाम इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर सरापा एहतजाज और बिलखुसूस पुंछ डिवीजन में सरापा एहतजाज है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 3 डिवीजन, अब तीसरा जो डिवीजन हमारा पुंछ डिवीजन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, बाकी फैसिलिटीज़ के हवाले से, हुकूक के हवाले से, मसाइल के हवाले से मेरे ख्याल में पसमंदा तरीन जो है ना ये हमारा डिवीजन है। तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर लोग रोडों को ऊपर निकले हैं तो बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। लेकिन सरदार साहब, आप सिंध में भी रहे, कराची में भी रहे, मेरा ये मानना है या तहकीक है, मैं भी वहाँ पे दौरान सहाफ़त काम करके आया हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग की। आप मुजफ्फराबाद की बैठी हुई सरकार से गिले मिन्नते तरले जो कहते रहे, करते रहे, महंगाई हो गई, बिल बढ़ गए, बिजली के दिगर डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, सयाहत के मामलात हैं, जब तक इस्लामाबाद नहीं चाहेगा या पाकिस्तान लेवल पे तब्दीली नहीं आएगी इस तूफ़ानी महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप भले पीटते रहे, धरनों में बैठते रहे, क्या फ़ायदा? क्या सिर्फ ये लोगों को आप सफ़र नहीं करवा रहे? आपको तो पता है कि ये फ़ैसले इस्लामाबाद से होने। अब्दुल रहमान साहब, आपके इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से 2021 के इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई को लाया गया, मसलत किया गया आज़ाद कश्मीर के अंदर, डेफिनेटली जब आपके 2 साल के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब विद इन पार्टी जो इनके अपने जो इनके इंतशार थे, जो इख्तलाफात थे, मैं समझता हूँ कि ये जो 2-2.5 साल ज़ाया हुए, एक तो ये बड़ा फैक्टर है आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा जो अफरा तफरी आप कह लिया, महंगाई कह लिया, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में गाजी मिलत सरदार इब्राहिम खान साहब, सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब, सरदार सिकंदर अयाद, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब जैसे बड़े नाम जो थे हमारे पास पॉलिटिकल, गो के हमारे सियासी इख्तिलाफ सबके साथ ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह का बड़ा लीडर मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो बाप इस्लामाबाद में जाकर पाकिस्तान के
या इस्लामाबाद में बैठे अवानों में जब अपनी बात मनवा सके और अपनी उस तरीके से बात कर सके जैसे हमारे पास पुराने लीडरशिप किया करती थी। तो मेरे ख्याल में लीडरशिप को भी फुकतान है आज़ाद कश्मीर में फिलहाल कि हमारे पास उस पाए का लीडर नहीं आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान में जाके अपने मसाइल। अच्छा सरदार साहब, ये जो बलदियाती एक अमल हुआ, कितना मुतमईन है आप इससे? क्या लोगों को इख्तियारात मिल रहे हैं और फंड्स मिल रहे हैं? ये जो बलदियाती नुमाइंदगान है इनकी इसका कोई फायदा हुआ है? इंतखाबात के हवाले से चौधरी अतीफ अकबर साहब जो हमारे इस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने इस वक्त आज़ाद कश्मीर में असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर और फिर जो उनकी मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन के साथ, वहाँ पे उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि जब तक आपकी पोलिंग लिस्टें, पोलिंग स्कीमें और जो बलदियाती नुमाइंदों के जो इख्तियारात हैं, इनको जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में अगर आप बलदियाती इंतखाबात करवाते हैं तो आप बजाय सियासी लीडरशिप पैदा करने के आप सियासी टाउट पैदा करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो मन वो बात अतीफ अकबर साहब की दुरुस्त साबित हो रही है कि इस वक्त हमारे पास बलदियाती नुमाइंदे वो बेचारे जिसको कहते हैं ना कि गरीब, यतीम, मिस्कीन, सियासी बने हुए, न उनके पास इख्तियारात, न उनके पास फंड, न उनको पता है कि हमने करना क्या है। यानी ये अमल दुरुस्त नहीं था, यानी ये अमल दुरुस्त नहीं था। पहले रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। फिर कईयों न्याजी साहब ने जैसे क्रेडिट देने की कोशिश की गई, 30 साल के बाद मेरा नाम तारीख में जिंदा रहेगा, वो चले गए। फिर उसके बाद आपके सरदार क्या नाम है आपका साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब का, तनवीर चौगताई साहब ने जिस पर फिर वो क्रेडिट लेने की कोशिश की गई जी मैं बलदियाती इंतखाबात कराऊंगा, उसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन आप मुझे बताएंगे आज आपके बलदियाती नुमाइंदे कहाँ खड़े हैं? सरदार साहब बताइएगा कि मैं इस वक्त जो है अभी रिसेंटली मूव होकर इंग्लैंड में बैठा हूँ, तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कंपैरेटिवली अपनी सोसाइटी को, तो हम लोग बहुत पीछे हैं। मेरे लोग वहाँ के, मैं जब लिखता हूँ तो कहते हैं कि पता नहीं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, अपने निज़ाम के ख़िलाफ़। ऐसी बात नहीं है। मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं यहाँ पर बैठ के इतनी जदीद सहूलियात से आरास्ता हो रहा हूँ, लेकिन मेरे वहाँ पर लोग आज इलाज ना होने की वजह से मर जाते हैं। फ़र्स्ट एड एक्सीडेंट होता है, उन्हें फ़र्स्ट एड नहीं मिलता। और आज भी लोग जो हमारी ख़वातीन हैं वो डिलीवरी के केसेस रावलपिंडी शिफ्ट किए जाते हैं और रास्ते में या बच्चा जन्म दिया जाता है, माँ मर जाती है, बस औकात बच्चा मर जाता है, और या इस तरह के हादसात हो रहे हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि आज भी हम 500 साल पहले की ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे वहाँ के लोग कंपैरेटिवली? आज अगर आप डेवलपमेंट कंट्रीज़ की बात करें तो जी अब्दुल रहमान साहब, देखें ना, मैं एक बात आपको बताऊं कि आप आज़ाद कश्मीर से उठ के डायरेक्टली कोई 5-6 महीने पहले या 8 महीने पहले गालिबन आप इंग्लैंड चले गए। जब आप इंग्लैंड में जाएंगे तो आप कंपेयर करेंगे आज़ाद कश्मीर को और इंग्लैंड को, तो नाउज़ुबिल्लाह मेरे बाहर के चारों के ये जन्नत का और जहन्नम का मेरे ख्याल में जो है ना तकाबुल ऐसा ही होगा कि एक जहन्नम से निकल के बंदा जन्नत में चला गया। मैं फिर जी देखना जो फीलिंग्स जो है आपको बता रहा हूँ कि जो आपको जो फील हो रहा होगा वो आपको वैसे ही फील होगा कि मैं जन्नत से निकल के मैं जन्नत में आ गया हूँ। इसी तरीके से मैं दुनिया में भी घूमा हूँ, दुबई भी गया हूँ, सऊदी अरब भी गया हूँ, बाकी मुल्कों में भी गया हूँ मैं। फिर मैंने सारी ज़िंदगी आपको पता है मेरी कराची के अंदर गुजरी है। कराची ठीक है, पाकिस्तान उस तरीके से दुनिया में तरक्की तो नहीं कर सकता, लेकिन आप कराची जो दुनिया का मेरे ख्याल में 10वां बड़ा शहर है। मैं जब हल्के के अंदर रहा हूँ तो आज भी मुझे लोग कहते थे कि ये जज्बाती है यार। और मैं जो आपने जो सवाल किया, मेरे ख्याल में मुझे आज उस मेरे को जो लोग सवाल करते हैं कि जी जज्बाती है, मुझे मेरे ख्याल में आपने सवाल करके मुझे जवाब दे दिया। अच्छा फैसल साहब, कि जब मैं कराची से कश्मीर के अंदर जी फैसल साहब, हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए ना, इसके जिम्मेदार में एक बात आपको बताऊँ ना, मैं फिर वही बात करूँगा कि आज़ाद कश्मीर में खालिद इब्राहिम साहब की जो सोच थी, जो उनकी पॉलिटिक्स थी, जो उनका वे ऑफ उनका जो पॉलिटिक्स करने का था, जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि यार ये बर्तानिया की या जर्मनी की या जापान की या तरक्की याफ्ता मुल्कों की जो सियासत है वो खालिद इब्राहिम साहब कर रहे हैं। डेफिनेटली उनकी सोच भी उसी तरीके से थी। मैं फिर बात उसी के ऊपर करूँगा कि नंबर 1 हमारे पास उस तरह का लीडर कोई नहीं आया कि जिसने आज़ाद कश्मीर को, पूरे आज़ाद कश्मीर को एज ए कौम बनाने की कोशिश की हो पिछले नहीं। देखिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, क्या इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदार नून लीग नहीं है, मुस्लिम कॉर्पस नहीं है? या मैं जब आज़ाद कश्मीर की बात करता हूं तो मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज को करता हूं, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता। क्या आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा होने की वजह से ये शर्मिंदा है कि आपकी जमात से ये खताएं हुई है? नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। देखो ना, मैं शर्मिंदा इसलिए नहीं हूँ कि आपको पता है कि 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में कौन हुकूमत लाता है, कौन गिराता है, और सेम वही चीज है आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन हुकूमत लाता है, कौन हुकूमत गिराता है। अच्छा, ये बात सच्ची है कि जो एक पार्टी को नहीं, अब्दुल रहमान साहब देखा ना, इसमें किसी एक पार्टी को आप नाम मोर्चे इल्जाम ठहरा सकते हो ना, किसी पार्टी को नहीं।
मैं फ़र्द वाहिद को नहीं कह रहा, फ़र्द किसी एक जमात को नहीं कह रहा। अच्छा, ये क्या बात दुरुस्त है कि जो इस्लामाबाद चाहता है वही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनती है? देखिए ना, पहले तो यही था, पहले ये था कि जो इस्लामाबाद चाहता था वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होती थी, अभी भी यही होता है। लेकिन अब हमारी आज़ाद कश्मीर की अवाम को इस्लामाबाद ने इस फार्मूले के ऊपर इतना उन्होंने पक्का कर दिया है कि अब हमारे लोग ये देखते हैं आज़ाद कश्मीर के कि यार इस्लामाबाद में हुकूमत किसकी है, जो इस्लामाबाद में नहीं, हुकूमत अगर ये वाला ना हो तो क्या आप इतने बाइख्तियार हैं कि आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, समझ गए, या मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, अगर वो कुव्वत नादिदा कुव्वत अगर ना चाहे और उनके बगैर क्या यहाँ पे इलेक्शन विदाउट एनी रिगिंग क्या यहाँ पे कामयाब कोई शख्स हो सकता है? देखो ना, दो भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। अगर बड़ा भाई इस चीज से आजाद नहीं है तो छोटा भाई कैसे इस चीज से आजाद हो सकता है सर? मतलब बल्कि उसके ऊपर ज्यादा टाइट तरीके से शिकंजा कसा जाएगा उसके ऊपर तो। थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपने हमें वक्त दिया। फिर इंशाल्लाह आपसे किसी प्रोग्राम में बात होगी। आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त निकाला। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे सरदार फैसल खान, जिनसे हमारी बात हुई प्रोग्राम के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ख़ास करके उन पर जो FIR थी उस हवाले से वजाहत जो जानना थी आवाम की तरफ से कि क्या आखिर नेगोशिएट हुआ। मुझे और मेरी मेहमान शख्सियत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।